जो चीज़ मार्केट में 2,500-3,000-4,000 रुपए में जिस चीज़ का इलाज होता है वो आप 100 रुपए में कई बार कर देते हो, वो चीज़ कैसे है आप? तो पता नहीं, ये माता जी का कैंसर होना शायद हमें जीवन में एक मिशन देना था। दिसंबर 2018 में माता जी का देहांत हुआ, 2 दिसंबर को, और हमने 8 मार्च 2019 को कैनविन फाउंडेशन की शुरुआत की। इतने कम में कर कैसे पा रहे हैं? इसमें तो आपका जेब से 100% पैसा लग ही रहा होगा। हमारे पास किसी अलग माध्यम से पैसा आ रहा है और उस किसी अलग माध्यम से हम उसको खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर्स वगैरह या फिर इंडियन हॉस्पिटल्स जो है क्या ये लूट रहे हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में। तो कुछ ऐसा है जो कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसा नहीं कर रही है जो उनको करना चाहिए, जो आपको लगता हो? जवाबदेही है ही नहीं, और ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। करंट जो गवर्नमेंट हमारी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है ये सही गवर्नमेंट है, सही तरीके से काम कर रही है? 100 का नोट हाँ, 10 में बिक रहा था, अब 20 में बिक रहा है, तो हम गर्व कर रहे हैं। क्या लगता है आपको पॉलिटिक्स में अगर मान लो 100 लोग हैं इंडिया में, तो कितने लोग उसमें से बहुत सही है और कितने लोग लगता है कि ये इतने लोग ये लोग होने ही नहीं चाहिए? पॉलिटिकल आदमी किसी का नहीं है। किसी का नहीं होता। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डीप कास्ट में। डीप कास्ट में हम बहुत ही कमाल के गेस्ट लेकर के आते हैं, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट है कमाल से भी बहुत बढ़कर है। हमारे साथ आज है देवी प्रसन्न गोयल जी। देवी प्रसन्न गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो डीप कास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद दीप भाई, और मैं आपके सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार बोलता हूँ। और आपके लिए बहुत अमेजिंगली मेरे मन में शब्द हैं कि आप बहुत कमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। जब मुझे पता लगा कि आपकी उम्र 23 साल है, तो मुझे भी लग रहा है यार मैं दीप की उम्र में इतना क्यों नहीं कर पाया। नहीं सर, आपकी जो भी उम्र हो, आप जो भी कर रहे हो ना, वो भी बहुत बढ़िया बात है अपने आप में। कैनविन फाउंडेशन हमारी है, उसका आइडिया आपको कैसा आया? क्योंकि वो जो मैंने चीज़ विजिट करी है तो वो तो मेरे माइंड में वही चीज़ चल रही है कि उसका आपको आइडिया कैसा आया कि वो चीज़ करनी है लोगों के लिए? क्योंकि जो चीज़ मार्केट में 2,500-3,000-4,000 रुपए में जिस चीज़ का इलाज होता है वो आप 100 रुपए में कई बार कर देते हो, तो वो चीज़ कैसे है यहाँ पर? मेरी माता जी ने भी हमेशा हमारे अंदर ये संस्कार दिए कि आप कुछ भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपने समाज के लिए क्या किया ये मैटर करता है। मेरे पिताजी 2007 में अचानक चले गए 53 साल की उम्र में। जब मेरी माता जी को कैंसर हुआ 2015 में, 2015 से जो 2018 की जो जर्नी रही, उसने हमारे जीवन को एक मीनिंग दिया, उसने एक मोड़ दिया जीवन में। तो जिसकी तलाश हमें थी कि जीवन में कुछ ऐसा करना है जो सोसाइटी के एक बहुत बड़े वर्क के लिए हम कुछ करके जाएंगे जीवन में, तो पता नहीं ये माता जी का कैंसर होना शायद हमें जीवन में एक मिशन देना था। जिस महिला को हमने कभी बुखार में नहीं देखा, कभी 2 मिनट के लिए बैठा हुआ नहीं देखा कि मेरे शरीर में कोई पीड़ा है, मेरी माता जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और पता कि 4 स्टेज लंग कैंसर, केवल 3 महीने की उनकी अभी जीवन बचा हुआ है। तो आप सोच सकते हो हमारे जीवन पे, हमारे उस मोमेंट पे हमारे साथ क्या हुआ होगा। सभी डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि इज वेरी एडवांस डिजीज स्प्रेडिंग ऑल ओवर बॉडी इन वेरी एक्सपोनेंशियल वे। बस वो एक जैसे समय रुक सा गया था। फिर हमने एक मिशन लिया कि माता जी को कैंसर से बाहर करेंगे। हमने सारा काम एकदम साइड करके मैं पूरा उसी मिशन पे लग गया था कि माँ को कैंसर फ्री करना है। और 3 साल में जो मैं माँ के साथ रहा, मैंने 70-80% टाइम माँ के साथ ही लगाया। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की कैंसर पे, इसका रीजन क्या है, ये कैसे फैलता है, एकदम से ऐसे कैसे हो जाता है, इसमें कैसे हम ठीक हो सकते हैं, कौन सी पैथी काम करेगी। जो आमतौर पे एक किसी भी एक व्यक्ति में होते हैं क्वेश्चन, जैसे भगवान ना करे मतलब किसी एक्स पर्सन के घर में कोई बीमारी आई तो वो सबसे पहले क्या देखता है, क्यों होती है, कैसे ठीक हो सकती है, कहाँ जाए, किस डॉक्टर को दिखाएं, कहाँ हमारे कम खर्च में इलाज होगा, कौन ऐसी एसोसिएशन, ऐसी कोई एनजीओ है जो हमें थोड़ा गाइड कर दे, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके दे दे हमें। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता था। तो उस दौरान मेरी काफ़ी रिसर्च हुई कैंसर पे। फिर मैं जब इसके अंदर में गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसकी ब्लैक साइड देखने को मिली मेडिकल फील्ड की। और समहाउ कोई ऐसी संस्था मुझे नज़र नहीं आई। कुछ 2-4 गिनी चुनी संस्थाएं थी जो काम करती थी, बट वो बहुत बड़ा एक गैप है दीपक भाई इसमें कि आप बीमार हो जाते हैं तो, और वो भी कैंसर जैसी बीमारी किसी घर में हो जाए तो पैसे भी, बिल भी बहुत बनता है। कोई ऐसा भी पता नहीं होता कि आपका इलाज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार डॉक्टर आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा होता है, बिल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी मैंने। तो उसी दौरान बस दिल में ये था कि इस पे काम करना है। और मैंने कुछ 1-2 केस ऐसे देखे दीपक भाई की मेरी एकदम जैसे होता है ना, अंदर से मैं हिल गया। लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, वो 10-10 रुपये सैकड़े पे पैसा लेके अपने घर के मेम्बर का इलाज कराते हैं, घर बेच देते हैं, ज्वेलरी बेच देते हैं। वो मेंबर ही इफेक्ट नहीं होता, पूरा परिवार इफेक्ट हो जाता है। और वो कैंसर जैसी बीमारी ऐसी है जो 3rd-4th स्टेज पे जाने के बाद वो बहुत मुश्किल, हाँ मुश्किल है, पेशेंट चला ही जाता है आमतौर पे, 4 साल में वो पेशेंट भी चला जाता है, उनका घर भी बिक जाता है,
और वो बंदा, उसका फैमिली मेंबर भी जीवन भर कर्जदार रहता है, कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेते रहते हैं। तो मैंने देखा यार, फिर हमने एक शुरुआत की माता जी के जाने के बाद। दिसंबर 2018 में माता जी का देहांत हुआ, 2 दिसंबर को, और हमने 8 मार्च 2019 को कैनविन फाउंडेशन की शुरुआत की। 3 महीने बाद ही, 3-4 महीने बाद। 4 महीने बाद। ये विचार तो था पहले से, माँ हमेशा अक्सर बोलती थी कि तू कुछ कर, मरीजों के लिए कुछ कर। उस टाइम काम धाम की स्थिति ठीक थी, पैसे का थोड़ा सा ये था कि भी ठीक है, घर का गुजारा ठीक चल रहा है। बस फिर वो मार्च 2018-19 में कैनविन, कैंसर पे विन, ओके, इस ये नाम से हमने शुरू किया। हुआ। हाँ, मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरुजी मैं मानता हूँ उनको, डॉक्टर हरी गोयल, जो माता जी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनको मेरा आदर्श मानते हुए मैंने इसको उनसे ही नाम लिया मैंने कि नाम क्या होना चाहिए। फिर बस इसकी एक शुरुआत की। शुरुआत इस बात से थी कि कैंसर से जो मरीज ठीक हुए हैं उनके एक्सपीरियंस को गैदर करके और वो लोगों तक पहुंचाना है कि लोग बीमार ना हो, या बीमार हो जाएं तो ठीक कैसे हो। जो आप काम कर रहे हो कि लोगों के एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचा रहे हो जी। तो उससे एक शुरुआत की थी। एक यूट्यूब चैनल बनाया, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाए, हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, इससे शुरुआत की। और वो देखते ही देखते आज 7 सालों में अपने 5 पॉलीक्लिनिक हैं, एक आरोग्य धाम है, एक आरोग्य रथ हम चलाते हैं, 54 हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है। और करीबन कोरोना का समय यदि हम मिलाएं तो करीबन 5.5-6 लाख फैमिलीज़ को डायरेक्ट लाभार्थी हैं हमारे। 100 रुपये पर्चे में इलाज होता है, सारी तरह की बीमारियों का इलाज। हमने शुरुआत तो अवेयरनेस से की थी, वो धीरे धीरे पता ही नहीं कब में वो ट्रीटमेंट भी हो गया। ऐसा देखते देखते कि लोग अवेयर भी हों और प्रिकॉशंस भी रखें कि बीमार ना हो, और अब साथ में ट्रीटमेंट भी हो गया। लेकिन सुकून मिलता है जब 1500-2000 परिवार आपसे डेली आपको आके सेवा ले रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप फील करना, हम वहाँ से गुजरते हैं तो लोग आशीर्वाद देते हैं। कई बार तो आलम ऐसा होता है कि आंखों से आंसू आते हैं कि यार हाँ, एक गरीब आदमी है, उसको होप मिल रही है कि कम से कम मैं अच्छा इलाज करवा सकता हूँ। तो बस सारी तरह की। फिर वो जैसे कैंसर पे विन था, लेकिन वो धीरे धीरे एक विचार बन गया, आई कैन विन, कि मैं किसी भी बीमारी में बाहर आ सकता हूँ, मैं अच्छा इलाज करवा सकता हूँ। तो इस मिशन को हमने शेप दी कि अच्छा इलाज, बेस्ट हेल्थ केयर कैन बी अफोर्डेबल, अप्रोचेबल, अचीवेबल फॉर ए कॉमन मैन। और 3 साल में लगभग 3.5 लाख पेशेंट्स तो इसी के थ्रू, हाँ, इसी कैनविन आरोग्य धाम में 3,76,000 फैमिली, यूनिक फैमिली हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। करीबन 8,85,000 ओपीडी हम कर चुके हैं। करीबन 12,000 से ज़्यादा आईपीडी पेशेंट हमारे यहाँ पे ठीक हुए हैं। करीबन 2,500 से ज़्यादा की हम सर्जरी यहाँ पे कर चुके हैं। करीबन 2,700 से ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पे, 11,000 रुपये में डिलीवरी हमारी यहाँ हो चुकी है। 8,500 से ज़्यादा एमआरआई, जो मार्केट में 10 से 12,000 का रेट है, हमारे यहाँ 3,250 रुपये में एमआरआई होती है। करीबन 13,000 से ज़्यादा डायलिसिस हमारे यहाँ पे मैं देख कर ही आया डायलिसिस। एक्चुअली मैंने इस तरह की चीज़ देखी नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई काम पड़ा हाँ, नहीं है, भगवान ना करे तो पड़े। हाँ पढ़े भी ना इस तरह से विजिट का ही काम हो। तो वहाँ पर देखा मैंने फर्स्ट टाइम, उस तरह से देखा किस तरह से चीज़ें होती है, कितनी साफ सफाई, हाइजीनिक चीज़ें वहाँ पर है, कितने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है, इतना अच्छा स्टाफ है, इतना अच्छा बिहेवियर है डॉक्टर्स का। और आप इतने कम में कर कैसे पा रहे हैं? इसमें तो आपका जेब से 100% पैसा लग ही रहा होगा, क्योंकि अगर आप किसी 100 रुपये लेकर के उसका इलाज कर रहे हैं बड़ी बड़ी बीमारियों का, तो वहाँ पर तो आपकी जेब से आपका पैसा उसमें जा रहा होगा काफ़ी हद तक। या फिर अभी जो आप इसमें कर रहे हो इसमें मैनेज हो जाता है कि खर्चा पानी उसमें चल जाता है, ऐसा तो नहीं होता होगा? देखो, वैसे प्रभु की कृपा है जी, हम भी ज़्यादा हिसाब नहीं लगाते। जो लोगों को लगता है कि भी इनमें पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, तो इसमें पैसा अच्छा खासा महीने का टूटता है हमारा। इसमें कमाई तो नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। गुड़गांव की इस जगह पे अच्छा खासा पैसा लगता है। इतने डॉक्टर, कितने, आई थिंक 250-300 डॉक्टर्स होंगे, 125 के करीब डॉक्टर हैं, 122 डॉक्टर हैं, और करीबन 550 लोगों का हमारा स्टाफ है पूरा लगा के। मेरा अपनी लाइफ को लेके अपनी एक फिलोसफी है मेरी लाइफ की। आने के रास्ते अलग होते हैं, जाने के रास्ते अलग होते हैं। हमारे पास किसी अलग माध्यम से पैसा आ रहा है और उस किसी अलग माध्यम से हम उसको खर्च कर रहे हैं। हमारे कैनविन का एक सिंपल फॉर्मूला है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेट कम किए, सर्विस बेटर की, तो आपके यूजर्स बढ़ गए। कि जो मुझे देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप एवरेज रेट में सर्विस अच्छी करिए, आपके पास नंबर की लाइन लग जाएगी। और जब नंबर्स बढ़ेंगे तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप कमा सकते हो, है ना। मान लो आपने 200 रुपए लिए और आपके यूजर 100 हैं, तो आपने 20,000 कमाए।
आप 150 करके यूजर 200 कर लो तो 30,000 हो जाएंगे। देसी फार्मूला है। तो ऑब्वियसली आपने इस पर रिसर्च काफी की होगी, बहुत लोग लगे, आपका बहुत दिमाग वहां पर लगा होगा। तो कुछ ऐसा है जो कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसा नहीं कर रही है जो उनको करना चाहिए, जो आपको लगता हो? अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? वो नहीं है, वो है ही मिसिंग नहीं। है ही नहीं। जवाबदेही है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एटीट्यूड है ही नहीं। लोग काम कर रहे हैं बस। आप सरकारी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, वो है ही नहीं वो पार्ट कहीं। और ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। आप पीपीपी मॉडल पे चला सकते हो हॉस्पिटल्स को, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को आप साथ जोड़ सकते हो, आप सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं उनको साथ जोड़ सकते हो। हो सकता है कोरोना भी तो मैनेज किया ही ना हमने। कोरोना में पॉजिटिव साइड को मैं देखता हूँ तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने, सरकारी ऑफिसर्स नहीं, डॉक्टर्स नहीं, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो हम कोरोना से बाहर भी आए। फिर रोज क्यों नहीं लेते? तो काफी चीजें बेटर हो सकती है। क्या क्या ख्याल आपका? करंट जो गवर्नमेंट है, आप जैसे आपके भी ताल्लुकात पॉलिटिक्स में थोड़े बहुत तो है ही सही, तो करंट जो गवर्नमेंट हमारी है उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? आपको लगता है ये सही गवर्नमेंट है, सही तरीके से काम कर रही है? 100 का नोट हाँ 10 में बिक रहा था, अब 20 में बिक रहा है, तो हम गर्व कर रहे हैं। वो इतनी सी बात मुझे लगती है। ओके। बट पंखा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो वो ये देखना है हमें कि वो बंद होते हुए थोड़ा थोड़ा चल रहा है या बढ़ते हुए क्रम में थोड़ा थोड़ा चल रहा है। क्या जवाब दिया? तो ये मुझे ये पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बट बढ़ते हुए क्रम में अच्छे की तरफ जा रहा है। ओके, तो दिस इज समथिंग, एक पॉजिटिव थिंग जो हमें देखनी चाहिए। क्या क्या रोल है पॉलिटिक्स का इंडिया में अगर हम देखें तो? क्योंकि जब जैसे किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं पूरा इंडिया उत्साहित हो जाता है, पार्टी को लेके इतने ऑब्सेस्ड हैं लोग, बजाय उसके कि देश के लिए थोड़ा सोचें। आई थिंक दीपक भाई, ये तो जड़ है हमारी, रूट्स हैं, इसमें अच्छे लोग आना चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखिए कि संविधान यहाँ सर्वोपरि है, लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है। वैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नियम ही उसके मालिक होते हैं, तो नियम बनाने वाले लोग कौन है? इसका मतलब जो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया जैसे में एक आपने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो सारी लाइफ ही बदल गई आपकी। राइट। तो वो पॉलिटिक्स तो एक आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वन लाइफ। और जो लोग अवेयर ही नहीं है, अब आम आदमी को कोई मतलब ही नहीं है पॉलिटिक्स से, लोग वोट डालने नहीं जाते, वोट डालते हैं तो फिर वो कहीं मेरा विषय भटक जाएगा, लेकिन वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दैट कि हमें किसको वोट करना है। वो दारू पे 2000 रुपए पे, 1000 रुपए पे बिक जाते हैं, 3000 मंथली मिल रहे हैं उस पे, और कर जाते हैं। और वो फिर अच्छे लोगों को नहीं चुनते, और फिर हम क्या करते हैं? फिर कुछ करते भी नहीं है। ठीक है जी, जो जैसे चल रहा है चल रहा है। क्या लगता है आपको पॉलिटिक्स में अगर मान लो 100 लोग हैं इंडिया में, तो कितने लोग उसमें से बहुत सही है और कितने लोग लगता है कि ये इतने लोग, ये लोग होने ही नहीं चाहिए? कितने? मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं किसी पे ऐसा कमेंट करूं। नहीं, आपका अंदाजे से, मैं पर्टिकुलरली किसी कमेंट नहीं करवा रहा हूं, ना किसी पार्टी पे ना किसी पर्सन पे। पॉलिटिकल आदमी, ओवरऑल अगर हम देखें, पॉलिटिकल आदमी किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। कोई फेवरेट पॉलिटिशियन रहा है आपका पूरी हिस्ट्री में कि ये तो चलो? मैंने बताया कि 100 का नोट 10 में बिक रहा था, 20 का बिक रहा है, बस इतनी बात है। लेकिन मैंने ये देखा है कि पॉलिटिशियन आदमी कोई भी होगा, हम भी थोड़ा बहुत वाकिफियत रखते हैं, उसको अपना जो सिस्टम है ना, अपना जो ताज है, अपनी जो कुर्सी है, वो बचनी चाहिए उसकी। ओके, ये उनका पर्पस रहता है, फिर चाहे कोई भी आ जाए। आप देखो क्या होता है, अब मैं कंट्रोवर्सी में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये बात फैक्ट है। और कोई भी एक बुद्धिजीवी आदमी है, कोई देख रहा है इस चीज़ को, देख ही रहा है ना वो चीज़ को, लेकिन किसी को किसी से बहुत ज़्यादा मतलब कहाँ है? जो पॉलिटिक्स में जितने सीनियर पोस्ट पे बंदा बैठा है उतना ही इनसिक्योर है। जैसे कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे ही होता है, खोने को उनके पास ही सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो उसका जो ओवरऑल जो उसका जो मोटिव होता है, वो उस ताज को बचाए रखना है। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन स्पेशल, ये कॉमन आइडियोलॉजी या थ्योरी या वे ऑफ वर्किंग है। जब तक आप एक मास के लिए नहीं सोचोगे, आप जितने भी बड़े रिफॉर्मर्स हुए हैं उनमें कॉमन बात ये रहेगी, वो पॉलिटिशियन नहीं रहे, वो पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर सकते हैं कि आज के दिन समाज के लिए बेहतर काम कौन कर रहा है। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं कि वो अच्छा सोच रही है, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, देश सपोर्ट कर रहा है। वो कितने लंबे टाइम तक कर पाता है कंपैरेटिवली, और क्या उसके बड़े विजन हैं, तो वो एक समय अनुसार बदलता भी रहता है। आप यदि देखेंगे पार्टी की भी विचारधारा कहीं ना कहीं जहाँ से शुरू हुए थे और आज तक में कहीं ना डाइल्यूशन तो आया है, वो नीड ऑफ आर है या कुछ क्या है, आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि क्या गलत हो रहा है इसकी बजाय क्या अच्छा हो सकता है, इस पे यदि हम बात करें तो पॉलिटिशियन के ऊपर लाखों करोड़ लोगों की एक उम्मीद होती है, तो कम से कम हम अपने ताज को बचाए रखें, पैसा भी कमाएं, कुछ भी करें, लेकिन हम जो बेसिक्स जो हमारे कमिटमेंट सोसाइटी से होते हैं उसके लिए तो हमें उसके लिए ऑनेस्ट होना ही चाहिए। ओके। तो एटलीस्ट आप 1000 रुपये की गड़बड़ कर रहे हो तो यार 200-400 रुपये तो आप
कहीं खर्च कर दो, उसको प्यूरिफाई करो 1000 रुपए को। एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स है जो आपसे उम्मीद के आपकी इलाके की जनता करती है, उसके लिए तो आपको प्रो बनना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या इस देश को बदल सकता है? जो अगर देश हमारा इतना कुछ चीजों में काफी पिछड़ा हुआ है, कुछ चीजों में आगे भी है, तो जो कुछ चीजों में इतना पीछे है, तो उसमें आपको क्या लगता है क्या देश को बदल सकता है? वो जनता की सोच हो सकती है, सरकार की कुछ नियम कानून हो सकते हैं, कुछ एडवाइस हो सकती है, क्या जो सबसे पूरी तरह से बदल सकता है देश को, या फिर इसमें बहुत वक्त लगेगा, भारत बहुत पीछे है? कोई भी चीज को सुधारना है, कोई भी वर्क है, कोई भी स्थिति है, तो उस पे हर स्टेक होल्डर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ओके। सरकार किससे बनती है? लोगों से बनती है। लोकतंत्र में लोगों से सरकार बनती है, लोगों के लिए है, लोगों से है। तो यदि हम उनको सुधारने की बात करते हैं तो पहले तो हमें खुद सुधरना पड़ेगा। सरकार के 4 हिस्से मोटा मोटी मानते हैं, 4 पिलर्स लोकतंत्र में। लोकतंत्र में लोग, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी IAS IPS जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, तीसरा पॉलिटिशियन, और चौथा हमारा मीडिया। और भी बहुत होते हैं, आपकी जुडिशरी है या उसमें आ गया वो। इन चारों ही विषयों में हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मीडिया अपना रोल अदा करे, लोग अपना करें, और जहां तक मुझे लगता है दोनों ही ठीक हो जाएं तो उन दोनों को ठीक होना पड़ेगा। आप करके देखिए ना, अच्छे लोगों का चुनाव, अच्छे व्यक्ति राजनीति में आएंगे तो उसका असर नीचे से ऊपर तक जाता है। और वैसे कॉर्पोरेट में बोला जाता है कि जो नियम है, जो सुधार है, ऊपर से नीचे तक आता है। कोई व्यक्ति एक ऐसा आए जो कहे कि जाओ देखते हैं, मैं बदल के दिखाता हूँ, बदले नहीं क्या? कोई छोटी बात है देश को आजाद कराना? एक गुजरात का एक व्यक्ति आता है, बोलता है जी मैं इन अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर करूंगा। कितने साधन होते थे उस टाइम? कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई आपके पास बहुत साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे। एक विचार शक्ति के माध्यम से एक देश में बड़ा रिफॉर्म ले आए। तो ऐसा हो सकता है कि दीपक दैया कोई आए आगे और बोले जी मैं बदल के दिखाऊंगा, तो माइट भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन एक अकेला दीपक ला सकता है। ओके। तो वैचारिक क्रांति के लिए, और मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा पॉजिटिवली सोचने वाला व्यक्ति हूँ। अब अवेयरनेस आ रही है, अब लोग अच्छे बुरे को समझ रहे हैं एटलीस्ट। तो पंखा जो चल रहा है वो तो तेज स्पीड की तरफ ही चल रहा है, भले धीरे चल रहा है लेकिन तेज स्पीड की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब वो बढ़ते हुए की स्पीड की तरफ चल रहा है, घटते हुए की तरफ नहीं। ये काफी अलग चीज है कि आप इससे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन फिर भी आपने स्पेसिफिकली अभी तक किसी को पॉइंट आउट किया नहीं, ना जिसकी तरफ आप हो ना जिसके अगेंस्ट में आप हो, किसी को आपने पॉइंट आउट किया नहीं यहाँ पर। साधु खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से वैर। अपना वो है हिसाब किताब, अपना जो अच्छा कर रहा है उसके साथ थपकी है, और जो नहीं कर रहा भाई तू तेरा काम कर रहा है, मैं अपने विचार दे सकता हूँ कि ठीक है गलत है, इतनी बात है। क्या बात है, पॉलिटिक्स में आपके विचार भी काफी सही है। आप भी थोड़ा सा यहाँ पर गुड़गांव में इलेक्शन, आप भी इसमें आगे आई है क्योंकि आप जिस लोगों की काफी जरूरत है इसमें। मैंने एक बात बोली ना, जो रिफॉर्मर्स हुए हैं वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, क्योंकि वो बायस्ड हो जाता है फिर। पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति को कितने वोट मिलते हैं? 50%, 40%, 60%। जो जीतने वाला है 40% तो उसके पहले दिन अगेंस्ट हो गए। सारे लोग फिर उनके साथ नहीं हो सकते। वो ज्यादातर 33%, 35% वाले जीतते हैं। बीजेपी का भी कोर वोटर 35-37% है। तो 63% तो पहले दिन खिलाफ है। तो आई डोंट वांट दैट थिंग कि लोगों के मनों पे काम करना है, विचारों पे काम करना है। पॉलिटिक्स से अगर हम थोड़ा सा अलग हट करके चले और फिर से अगर हम इस टॉपिक पे आए कि जो जिस फील्ड में आप बहुत ज्यादा भी एक्टिव हो इसमें, तो एक अच्छी लाइफ जीने के, हेल्दी लाइफ जीने के, वो चाहे माइंड के लेवल पे हो, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे हो, बॉडी के लेवल पे हो, तो क्या पिलर्स हो सकते हैं अगर वो कोई इंसान समझ ले तो लाइफ को हर एंगल से, फिर चाहे फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, हेल्थ के लेवल पे हो, बॉडी के लेवल पे हो, सब तरफ से उसको मास्टर कर ले, तो वो आपके पिलर्स क्या हो सकते हैं? देखो, यदि पार्टिकुलरली आपने हेल्थ की बात करी तो आपने शरीर, मन और बुद्धि की बात करी, और समहाउ ये बॉडी तो जो दिख रही है ना, यदि हम थोड़ा और अंदर घुस के बात करें तो ये तो एक पिंड है, बस ये दिख रहा है कि आप ऊर्जा का एक संग्रह किए हुए ऑर्गन्स हैं। जो आपका जो शरीर का और सबका मालिक है ना, वो मन है। जो आप सोचते हो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ अंदर अंदर, आपको लगता है, तो वो क्या है? वो आपका मन है, और वो मन ही आपको ड्राइव कर रहा है। यस, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एक तरीका है जो मन पे काम करे, जो हमारी बुद्धि पे काम करे, जो हमारे शरीर पे काम करे? जरूरी है कि हम अच्छी डाइट रखें, अच्छी नींद लें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे जरूरी है कि मुझे लगता है कि प्राणायाम जो है वो सबसे जरूरी है। प्राणायाम, योग एवं प्राणायाम। ओके। तो वो तो एक बंदे को दिन में टाइम निकाल के जरूर करना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि प्राणायाम मतलब सांसों पे काम करें, प्राण का आयाम। तो अब बंदा कहता है कि जी भगवान क्या है, भगवान किसी ने नहीं देखा, तो मैं कहता हूँ कि आपकी श्वास ही भगवान है। श्वास ही आपकी भगवान है। वो बोलते श्वास भगवान आपके अंदर, तो क्या है? श्वास है तो भगवान है। आप श्वास निकल गए आपके, तो आप क्या बच गए? कुछ नहीं बचा, प्राण भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ है ही नहीं, कुछ भी। वही आपको ऊर्जा दे रहा है, श्वास ही आपको ऊर्जा दे रहा है। राइट। श्वास ही आपको रोग भी दे रहा है।
मान लो आपकी सांसें तेज चल रही हैं तो आप मानसिक बीमार हो जाओगे, मानसिक बीमार होगे तो आपका शरीर बीमार होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, जो सारी क्या है, ये श्वासों के गड़बड़ होने की ही वजह से ये सारे रोग है। तो यदि शरीर की बात करें तो दैट इज दैट एस्पेक्ट, बट यदि होलिस्टिकली लाइफ की बात करें कि हम लाइफ को कैसे सफल मान सकते हैं कि मेरी लाइफ सफल है, या मान सकते हो कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो ये 44-45 साल की उम्र में जाके जो मैंने सीखा वो देखा कि अब किसी को देखते हैं हम कि जी पैसा बहुत है तो लगता है कि पेट इतना बड़ा हुआ है, रोग इतने हैं है? किसी के है तो घर में परिवार में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ है तो समाज में उसका नाम नहीं है, कुछ कर नहीं रहा वो समाज के लिए, वो कर रहा है तो वो वोट डालने नहीं जा रहा, देश के लिए नहीं सोच रहा, वो कर रहा है तो वो कहेगा जी धर्म धुर्म कुछ नहीं है, साले बकवास है, ये बाबे मोडे, ये ढोंगी लोग हैं, ये कोई कंट्रीब्यूटर वो धर्म के लिए नहीं है, और वो कुछ भी कर लिया तो वो लाइफ में मोक्ष प्राप्ति के लिए या अगली उसके लिए वो क्या कर रहा है, जो परमानंद की हम बात करते हैं या हायर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। मैंने देखा कि लाइफ के ये 7 आयाम हो सकते हैं जो मेरी अभी तक की समझ बनी। तो मैंने इनको 7 पिलर्स पे अपनी लाइफ को देखा कि एक व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए हमें इन 7 वर्टिकल पे कंसिस्टेंट, सतत, बैलेंस्ड, संतुलित हमें विकास करना चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए। 7 पिलर्स। 7 पिलर्स। ओके। दैट इज फर्स्ट सेल्फ, जिसमें हमारी हेल्थ आ गई, हमारी मन की शांति आ गई, हमारी बुद्धि का विकास आ गया, स्किल डेवलपमेंट, दैट इज माई सेल्फ, जिस पे मैं काम करूं, मेरे से मेरा जीवन है। उसके बाद मेरे नजदीकी रिश्ते, जो परिवार है, मेरे क्लोज रिश्तेदार हैं, मेरे क्लोज दोस्तों का सर्कल है, इसको मैं इनर सर्कल बोलता हूँ। तो ये आपका इनर सर्कल ही आपका जीवन है। कोई बंदा कहते जी मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन आप घर में प्यार प्रेम नहीं है आपके, तो कुछ नहीं है, जीरो है, माइनस है। और मैं अक्सर इस बात के बारे में बोलता हूँ कि नंबर 1 यदि हम दें तो पहले प्यार को दें, फिर हम अपनी हेल्थ को दें। कहते हैं ना कि आप स्वस्थ है तो सब कुछ है, मैं कहता हूँ स्वस्थ भी नहीं है, घर में प्यार मोहब्बत है ना तो वो लोग आपको मिलके स्वस्थ बना देंगे। ठीक है। तो प्यार प्रेम बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा मेरी फाइनेंशियल इनकम, अर्थ बिना सब अनर्थ, तो पैसा बहुत जरूरी चीज है। कोई कहता है ना कि पैसा कुछ नहीं, ये है हाथ का मैल है, कुछ नहीं है जी, पैसा बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो आप अपनी स्किल डेवलप करिए, माइंडसेट ऐसा बनाइए, कंट्रीब्यूटर बनिए, एक इंडस्ट्री की आप प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, आप डीप डाउन जाके उस पर काम करिए, तो पैसा कमाना और ईमानदारी से कमाना, ये तीसरी जरूरत है। जब आपके पास कुछ हो जाता है फिर आप कंट्रीब्यूटर बनिए, आप समाज के बारे में, चौथा पिलर, 5वां देश के लिए, और छठा आपके धर्म के लिए। आप उसको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, नियम, आप अपने लाइफ के कुछ ऐसे गोल्स आप उसको दीजिए, और फिर 7वां हायर कॉन्शियसनेस के लिए आप क्या कर रहे हो रोज। तो इन 7 वर्टिकल पे आप प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, या प्रतिदिन भी नहीं तो आप हफ्ते में एक यूनिट बना के, हफ्ते में आप कितने घंटे किस किस काम को देने वाले हैं, आपका कितना यहाँ पे समय, साधन, ऊर्जा लगने वाली है, आपको इसको निश्चित करना है, और उस पर आपको होलिस्टिकली काम करना है, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ काम करना है। तभी जाके इस जीवन के होने का कुछ मतलब बनता है। वरना ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, नेम, फेम, पैसा सब कुछ है, मन की शांति नहीं है। तो आप फर्स्ट पिलर पे वीक हैं, तो आपने कम से कम मन पे काम नहीं किया। इसको अगर हम समराइज करें तो पहला हमारा पिलर था माई सेल्फ, यानी खुद के लिए क्या कर रहा हूं, शरीर, मन और बुद्धि। दूसरा हमारा रिलेशनशिप, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं। तीसरा हमारा फाइनेंस, कि आपका वो अगर मजबूत नहीं है तो 2 भी शायद कहीं वीक पड़ जाए, सब कुछ वीक पड़ जाएगा, फाइनेंस हो सकता है। चौथा हमारा क्या था, सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या, फिर हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। फिर 6 अध्यात्म के लिए, फिर अध्यात्म, और लास्ट हमारा परमानंद, हायर कॉन्शियसनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। जो इस जीवन के बाद जो मोक्ष की बात करते हैं। और इसको भी यदि हम 4 वर्ड में बात करें, 7 को भी समराइज करके 4 करें, तो ये हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये चीज 4 के बाद 7 बनाए। आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 चीज को पाने के लिए, 7 चीज को पाने के लिए आपको ये चाहिए। लोग हमेशा हेल्दी रहे, इसके लिए आपको लगता है कुछ बताना चाहिए लोगों को? जैसे आपने एक तो प्राणायाम पहले मेंशन किया था, प्राणायाम और योग, वो तो चलो है ही सही चीज। इसके अलावा डाइट में हो सकती है, प्राणायाम में स्पेसिफिकली आप बता सकते हो, तो हेल्थ की तो बहुत इशू सॉल्व हो जाएंगे। हेल्थ के ये मोटा मोटी 4-5 सूत्र हैं हेल्थ के लिए। कहाँ आपने पढ़ी? देसी अपने एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ, सारी बातें हरियाणा के थोड़े देसी, ये सारी देसी बातें बता रहा हूँ। ये जो हेल्थ है ना, ये इन 5 चीजों का, 4-5 चीजों का संतुलन है। काम, आराम, खाना, नींद और आपका सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स, इन 5 चीजों का बैलेंस हेल्थ है। 5 चीजों का बैलेंस हेल्थ है। आप देख लेना, मोटा मोटी यही मिलेंगी आपको। काम ज्यादा है तो हेल्थ खराब है, काम कम है
तो भी हेल्थ तो खराब हेल्थ खराब है। बैलेंस। हाँ, बैलेंस रखना है। दूसरे पे आ जाओ, आराम। आराम आराम कम है तो ज्यादा बीमारी है, आराम नहीं है तो बीमारी है। तो बीमारी है। ठीक है। तीसरी चीज नींद, आपकी नींद कम है तो बीमारी है, ज्यादा है तो बीमारी है। खाना, Right. आपका खाना बैलेंस नहीं है, ज्यादा खा रहे हो तो बीमारी है, नहीं खा रहे तो तो बीमारी है। बीमारी है। उसके बाद आपकी पॉजिटिविटी, इसको मैंने बाद में जोड़ा, मैंने पहले 4 को ही हाँ, देखा था। हाँ। तो मैंने देखा कि यार ये ज्यादा जरूरी है। आप क्या बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो भी बीमारी है। अच्छा। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए आप, हाँ। तो आपको दिख ही नहीं रहा कुछ भी, और हाँ। तो आप उस पर काम कैसे करोगे? तो उसमें आपके विचारों का जो संतुलन है वो भी आपकी एक जरूरी है। तो इन 5 चीजों में संतुलन करके, और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी आजकल रिसर्च का विषय है। तो जो आयुर्वेदा कहता है कि आपकी शरीर की कैटेगरी कौन सी है, जो वात पित्त कफ बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके नियम है, आपके मौसम के अनुसार नियम है, आपके समय एरिया के अनुसार नियम है, तो उसके अनुसार हमें करना चाहिए। तो आई थिंक बाकी 4 से 5 चीज जो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हाँ यही है और रहे नहीं कुछ भी। आप आप देखिए, नींद अपनी ठीक कर लो, खाना अपना ठीक कर लो, हाँ, तो उससे भी बहुत चीजें सोल्व हो जाती है। काम को ठीक कर लो, हाँ, और जो अपनी थिंकिंग है उसको आप हाँ, ठीक कर लो। हाँ। आप नींद के विषय में मैं कहता हूँ कि आप 2 चीजें कर लो, मेरे से भी नहीं होती। मुश्किल है। 7 बजे के बाद मत खाओ, 7 बजे से पहले खा लो, और 10 बजे आप सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 10 साढ़े 10 तक सो जो जाओ। सबसे मुश्किल काम होगा मतलब लोगों के लिए। दोनों ही मुश्किल है। आप कॉर्पोरेट्स में तो दोनों ही मुश्किल है। तो 2 काम कर लो, आपकी हेल्थ खराब होगी ही नहीं। जो बॉडी हील करती है सारे ऑर्गन्स को, उसका एक प्रोसेस है। आप 10 बजे सो जाओगे तो 2 बजे तक उसकी हीलिंग चलती है, फिर उसका रिसाव चलता है, जो बॉडी अपने शरीर से गंद को निकालती है। तो ये एक प्रोसेस साइकिल है। आप 4 साढ़े 4 बजे अपने आप उठ जाओगे, फिर आप मेडिटेशन करो, फिर आप अपने लिए काम करो, कुछ लिखना करो, पढ़ना करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। तो यदि इस नाइट को हमने संभाल लिया तो हमारी पूरे जीवन को संभाल लिया हमने। ओके। और जितने सो कॉल्ड मेरे जैसे कुछ नया विचारक लोग, उनको नींद आती ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो नींद भी होते तो पता नहीं होता कि मैं नींद में हूँ या कुछ विचारों में हूँ। तो हेल्थ खराब होने का एक बहुत बड़ा विषय है कि हम अच्छी नींद नहीं ले पाते। ओके। आप कुछ भी खा लोगे तो भी पच जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विषय है। जब आयुर्वेद में बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा 100% आप करती होंगे आयुर्वेद। तो अच्छा, आपके हॉस्पिटल में मेनली जो थोड़ी एलोपैथी थोड़ी ज्यादा वहाँ पर है, खैर होम्योपैथी भी वहाँ पर ये है, हमारा दुख भी है। दुख भी है क्या? कि हम आयुर्वेदा पे, नेचुरोपैथी पे उतना काम अभी तक नहीं कर पाए, जो एक लाइफ का एक बेस है, जो एक बॉडी का एक बेस है। हमारे यहाँ ओपीडी होती है, हम होम्योपैथी की भी ओपीडी करते हैं, आयुर्वेदा की भी करते हैं। बट अभी आप भगवान से विश करिए कि एक अच्छी करिए कि हमारा एक बहुत जल्दी आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी सेंटर हमारा बने, तो हम होलिस्टिकली हेल्थ पे काम कर पाए। ना केवल बीमार होने पे उनका इलाज करें, हम ऐसा करें, कुछ करें कि लोग बीमार ना हो। हाँ, उसमें रिसर्च करें, प्रोडक्ट हमारे रिसर्च के बाद हम अपने यहाँ पे रखें, उनका पूरा जितनी भी हमारी पंचकर्मा वगैरह होती है वो सारा हम करें। तो इस पे हम काम करें। पर आपको लगता है एलोपैथी आयुर्वेदा से कुछ कुछ चीजों बहुत आगे और आगे पहुंच चुकी है? क्योंकि आयुर्वेदा पे एक रिसर्च जो होनी थी शायद वो हो चुकी, जो पुराने लोग कर चुके हैं, लेकिन एलोपैथी पे जिस लेवल पे हो रही है रिसर्च, वो चीजें आयुर्वेद पे इतना मिसिंग है। क्योंकि आयुर्वेदा मेनली इंडिया में और एलोपैथी वर्ल्ड वाइड है, तो वहाँ जो रिसर्च होती है ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ी मिसिंग हो जाती है कई बार। दोनों चीजें थोड़ी सी अलग है। कहाँ अब हम अलग तो है? अलग है। देखो, वो सर्जिकल पार्ट है, इमरजेंसी है, इंस्टेंट की चीज की हमारे को ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए एलोपैथी है। हेल्दी रहने के लिए एलोपैथी नहीं है। मैं इसको भी, यदि ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए, मेरे देसी फॉर्मूले मैंने बनाए हुए हैं, और मैं कोई ज्यादा भी ये टेस्ट नहीं करता कि ये वैलिडेट है या नहीं है, बट जो मुझे लगता है वो बता रहा हूं मैं, कि जब भी आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम आई, आप उसका एलोपैथी में बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराइए। एलोपैथी में आप आयुर्वेदा की तरफ मत जाइए, आप उसका इलाज एलोपैथी में बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से कराइए। फिर जब आप ठीक हो जाते हैं तो उसके साथ साथ वो बीमारी किस कारण से हुई थी उसको देखिए, और वो दोबारा ना हो, इसके लिए आयुर्वेद के पास जाइए। आपका अलग ही फॉर्मूला इस चीज को लेके। हाँ, और फिर आप अपनी लाइफ में अच्छी डाइट, आप योगा प्राणायाम, और साथ में आयुर्वेदिक आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है, और वो 3 महीने तक मिनिमम लेना है, आमतौर पे जो एवरेज हम देखते हैं। फिर आपकी जो बीमारी हुई थी उसकी जड़ खत्म हो जाती है, फिर आप उसको धीरे धीरे करके सबसाइड करिए, और कुछ ना कुछ आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स, अच्छा खाना, इसको आप लाइफ का हिस्सा बनाइए, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मेरी इस बात से आयुर्वेदिक वाले नाराज हो सकते हैं कि एलोपैथी में क्यों बता रहे हो आप पहले, या क्यों कर रहे हो, बट ये मेरे हिसाब से जो मेरी रिसर्च 1000-2000 पेशेंट की रही है, वो ये रही है कि हम पहले तो एलोपैथी से बचते रहते हैं, आयुर्वेद में इलाज नहीं हो पाता, फिर वो बीमारी बढ़ जाती है, फिर हम एलोपैथी के पास जाते हैं, फिर एलोपैथी में भी नहीं हो पाता और मामला खराब हो जाता है। खासकर बड़ी बीमारी जो लीवर की है, किडनी की है, आप इस तरह के जो ऑर्गन की, पैनक्रियाज की हैं, तो इन ऑर्गन्स पे हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, और हमें बढ़िया से बढ़िया एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके,
तो मुझे मेरा रिसर्च क्योंकि मशीन्स वगैरह भी और जांच वगैरह भी जो एलोपैथी जिस लेवल पे कर रही है आज की डेट में, वो इनक्रेडिबल है, क्योंकि पहले वो क्या और अब क्या में बहुत फर्क आ चुका है। कारण आपने सही कहा कि दोनों की अलग अलग एक्सपर्टीज है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें वहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। ये पूरक है एक दूसरे के, हम इनको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की अलग अलग एक्सपर्टीज है। ऑब्वियसली हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, तो एलोपैथी भी अपने आप में अलग है। राइट। अच्छा, आपने यहाँ पे मेंशन किया था कि काम अपना है, आराम है, नींद है, बाकी सारी चीज में डाइट भी आपने एक बहुत बड़ा फैक्टर है इससे, कि हम जो खा रहे हैं, जो जैसा आप खाओगे वैसे आप दिखोगे, ऐसी चीज भी कही जाती है, जैसा इन आउट वाली चीज होती है। इंडियन डाइट आपको लगता है परफेक्ट ऑलरेडी? इंडियन डाइट तो मेडिसिन है, इंडियन लेकिन डाइट उसमें कहीं ना कहीं पर बहुत सारे न्यूट्रिशंस, प्रोटीन हम देखेंगे तो मिसिंग है, और उसमें मेनली कार्ब्स एंड फैट है। तो उसी हिसाब देखोगे आप तो इंडियन जो लोग हैं हमारे, उनमें ज्यादातर आपको फैटी लोग थोड़े ज्यादा दिखेंगे, जिनमें मसल बहुत कम है, फैट बहुत ज्यादा है, और वो भी स्किनी फैट एक तरह से। आप इंडियन मील को परफेक्ट है या नहीं है, इससे पहले जानना जरूरी है कि इंडियन मील क्या है। इंडियन मील में आप ज्यादातर देखोगे, अगर मेनली बात करें तो दाल चावल रोटी सब्जी, जहाँ पर 70% तो इसी में कवर हो जाती है। उसके बाद अगर कुछ चीज उसमें ऐड हुई है तो वो चीजें होगी। बाकी ज्यादातर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, फिर रेगुलर जो चलती आ रही है, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, वही यही चीजें हैं। अब उसमें भी एक प्रश्न आता है माय डियर दीपक जी, कि रोटी किस चीज की है। हाँ, ये भी प्रश्न आता है, पर इंडिया में ज्यादातर गेहूं चलता है। पर फर्क यही है कि हमने गेहूं को इंडियन एक अपना अनाज मान लिया, जबकि इंडियन अनाज तो गेहूं था ही नहीं। पहले ज्वार, जो हाँ ये थे जो मोटा अनाज हम बोलते हैं। आप खा के देखिए ना, 6 महीने जो मार्केटिंग हमें दिखा रही है, हम उसी को मान ले रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर है तो हिंदुस्तान की कंपनी है वो, नहीं, वो हिंदुस्तान कंपनी नहीं है। तो इसी तरह खाना है। और पीटर इंग्लैंड हिंदुस्तानी कंपनी है। हाँ। आप मेन बात, आपको एक गजब की बात बताता हूँ आज मैं। भगवान ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप जिस इलाके में जाएंगे, जहाँ जो फसल नेचुरली उगती है, पेड़ पौधे वनस्पति सब्जी, हर एरिया के हिसाब से भगवान ने एक व्यवस्था कर रखी है जो अपने आप उगती है। अब राजस्थान में चले जाओ, वहाँ चना बहुत होता है, बाजरा बहुत होता है। तो जो जिस एरिया का है उसके मौसम के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से भगवान ने वो व्यवस्था कर रखी है। अब वही खाइए ना, जिस सीजन की जो चीज है वो खाइए। आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। जो मार्केटिंग हमें बेचती है, हम वो खरीदते हैं, और फिर हम बीमार क्यों नहीं होंगे? आप होंगे। हमारे गांव में चले जाओ, हरियाणा में, आपको ऐसे हेल्दी लोग मिलेंगे। वहीं का अनाज खाते हैं वो खेत में अपना बढ़िया बना के, वहीं अपने दूध पीते हैं, वहीं अपना देसी सिस्टम है। इतनी चटनी डालेंगे लाल, उस पे घी डाल लेंगे और अपने लस्सी के साथ रोटी खाएंगे। उससे बढ़िया खाना हो ही नहीं सकता। वो कभी बीमार हो ही नहीं सकते। इंडियन क्या है, इंडियन मील, उसको समझना जरूरी है। फिर वो कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितनी बार खाना है। और ये जो पहले फॉर्मूले लिखे गए हेल्थ के, उसमें तो ये था कि एक बार खाओ तो आप कभी रोगी हो गई नहीं। आज इंडियन जो ये मील डाइटिशियन कह रहे हैं कि हर 2-2 घंटे में खाओ। पहले के लोग 2 बार से ज्यादा खाते ही नहीं थे। एक बार सुबह खा लिया 9-10 बजे, एक बार 4-5 बजे खा लिया, बस जय श्री राम। शाम को एक दूध का गिलास ले लिया हल्दी डाल के, और सुपर हेल्दी रहते थे। ये जो 2-2 घंटे में खाने वाला जो मैटर है, इस पे मैंने रिसर्च की। ये रोगी बनाने का सबसे बड़ा कारण है। पहले हरियाणा में एक कहावत होती थी कि मुंह जूठा नहीं करना चाहिए बार बार। आपने सुनी हो नहीं सुनी हो, मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने खाया वो लार अंदर बनी हुई है, वो डाइजेशन कर रहा है, फिर आपने फिर कुछ खा लिया, फिर आपने फिर कुछ खा लिया। इसको ऐसे देखते हैं हम, रोड बन रहा है, सड़क बन रही है, उस पर कंक्रीट डली हुई है, और वो अभी ताजा बनी हुई है। हम उसमें बाइक लेके चल रहे हैं, फिर गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो क्या वो रोड बनेगा? नहीं बनेगी, बहुत उबड़ खड़ा हो जाएगी ना। तो ये सेम कहानी ऐसी है। और खासकर रात को रिपेयरिंग का काम चल रहा है बॉडी का। 7 बजे के बाद आप रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जैसे हम रात को सफाई करते हैं हॉस्पिटल में भी, सारे मरीज जैसे, तो रात को सफाई चलती है, तो बॉडी की सफाई हो रही है, और आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो उसको। कि देसी से फार्मूले। एक रैपिड फायर राउंड यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये भी होगा। 2 आपके सामने चॉइस रहेगी और आपको किसी न किसी एक को चूज करना ही है, और बिना सोचे आपको जो आपके मन में आता है, क्योंकि यहाँ सोचेंगे तो वो फिर वो मजा नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। मैं हरियाणवी में एक छोटी सी स्टोरी बताऊं? जरूर। तो एक बार है ना, कोई रिश्तेदार किसी घर में आता है। वो कहता है, उनसे पूछते हैं कि आप खीर खाओगे हलवा खाओगे? क्या खीर खाओगे हलवा खाओगे? तो वो बोलता है, आपके घर में एक ही कटोरी है क्या? तो मैं यहाँ पे भरोसा नहीं करता। मुझे करता है कि दोनों चाहिए, बैलेंस चाहिए। लेकिन आपकी जो विचारधारा है बहुत अच्छी है, पर आप 5 मिनट के लिए बस इस चीज के लिए भूल जाइए, ताकि लोगों को ना आपका एक एस्पेक्ट पता चले कि आप किन चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हो। 80-20 पे रखूंगा मैं, दोनों ही चाहिए मुझे, जो भी आप बोलोगे आप। अच्छा, 80 कौन सी 20 कौन सी बात करो? चलो ठीक है, हाँ, मतलब बात वही हो जाएगी। ठीक है, 80-20 के बारे में बात करें अगर, तो पैसा या शांति? शांति 80%, 20% पैसा। ओके। या फिर इसमें एक चीज कर सकते हैं तो और बेटर रहेगी, आप अपने हिसाब से परसेंटेज दे सकते हैं कि पैसा इतने % मैटर करता है, शांति ये कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। फिर तो ये
शांति 40% पैसा 60%, ना उल्टा उल्टा हो गया 60% शांति 40% पैसा। ओके हाँ। आप क्या प्रेफर करेंगे, बिजनेस या नौकरी? ऑब्वियसली बिजनेस, सपने पूरे कर सकते हैं समाज के Okay. लिए, इसमें तो या भी नहीं है। हाँ, इसमें तो या भी नहीं है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नौकरी भी हम कर रहे हैं तो उस तरीके से करें कि हम उसके मालिक हैं। ओके, प्यार या करियर, कितना % आप देना चाहेंगे दोनों को? करियर होगा, वो कहते हैं नौकरी होगी तो छोकरी भी मिल जाएगी। तो क्या 100%? नहीं, देखो प्यार को आप कैसे डिफाइन करते हैं ये भी एक अपने आप में विषय है। राइट प्यार तो बेस है, राइट। बट क्या है कि यदि हम यूथ के लिए कामयाब होने की बात करते हैं तो कामयाबी जरूरी है। एक लाइफ का एक ऐसा फेस आता है, आप 20 से 30 साल के बीच में आप अपने करियर में फोकस करें और वो प्यार को साथ लेके करते तो और बढ़िया है, लेकिन हो नहीं पाता। हेल्थ या वेल्थ, कितना % आप देना चाहोगे, हेल्थ और वेल्थ दोनों को? 60-40। 60-40। हाँ। 60 हेल्थ। हाँ, हेल्थ। ओके। हेल्दी रहेंगे तो अपने आप काम करने का मन करेगा, वेल्थ आ ही जाएगी। मेहनत और टैलेंट? मेहनत 80%। टैलेंट पे आप विश्वास इतना नहीं 20%। करते? ठीक है, आप क्या ज्यादा प्रेफर करेंगे, फेम या थोड़ी सी प्राइवेसी? 80-20। फेम आप फेम पे बिलीव करते हैं हैं क्योंकि दिखना जरूरी है? हाँ, इसलिए ओके। नाम होगा तो आपकी बात का वजन हो जाता है, आप उससे ज्यादा लोगों को अपनी सेवाएं दे सकते हो। इन दोनों में से आप क्या चूज करोगे? आज आपके पास में 10 करोड़ आ जाए, एक तो ये चीज हो सकती है, या हर साल आपके पास में 1 करोड़ आए? कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखता हूँ। हर साल 1 करोड़ आपके पास में आता रहे, वो बेटर है। तो इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो कंपाउंडली हम 100 करोड़ भी बना सकते हैं। जिम या मेडिटेशन, किसको ज्यादा प्रेफरेंस आप दोगे? मेडिटेशन को। ओके। मन की शांति है तो शरीर बच जाता है। ओके। 80% आपका मेडिटेशन। क्या ज्यादा मैटर करता है, सफलता ज्यादा मैटर करेगी या सुकून ज्यादा मैटर करेगा? देखो सफलता के बाद सुकून चाहिए। सुकून चाहिए। लेकिन कई बार सफलता के साथ भी लोग सुकून वाली जिंदगी नहीं जी हाँ, पाते। वो तो है ही, वो तो मैं क्या बिना सफलता के सुकून मिल सकता है? सुकून में गांव में जाके देखो, सारे सुकून में है। नहीं, गांव में भी लोग दुखी तो काफी होते ही हैं। मजे जीसा लेते हैं, कच्चे काटते हैं, हमारे हरियाणा में बोलते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि सफलता जो मैंने 7 पिलर्स की बात की, इस पे में एक्सट्रीम पे जाना है और मस्ती के साथ जाना है, आनंद के साथ, और आनंद बांटना है। तो सफलता तो एक मानक हुआ ना हमारा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक गांव में एक बंदा खाट पे बैठा हुआ है, एक शहर से बंदा जाता है, नुला तू क्या कर रहा है, यहाँ पड़ा है, तू मेरे साथ चल शहर में, ऐसा कर वैसा कर। तो वो कहता है फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं ऐसा बड़ा कुछ बनूंगा, फिर क्या होगा, फिर गाड़ी घोड़ा होगा, फिर क्या होगा। नुला जी मैं तो जीसा लूंगा, आनंद लूंगा। नुला मैं पहले लेने लग रहा हूँ, मुझे तंग मत कर। लेकिन मुझे लगता है कि वो पड़ा है ना, तो कुछ कर तो भाई, तू करना भी तो जरूरी है। आई थिंक सफल होके सुकून मिलना, दैट इज द राइट वे ऑफ लाइफ। ग्रेट ग्रेट। अब अगले राउंड में आपको क्या करना है? आपने सुना होगा रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स जो होते हैं, वो इसको आप कुछ अलग अलग कर रहे हो। तो लोग जिंदगी में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ जीवन नहीं जीते। मुझे क्या करना किसी को नहीं पता आजकल, मोटा मोटा। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा एडिक्ट है किस चीज से? जो हाथ में ले रखा इसी से वो सारी जगह जाते हैं। कि गेटवे आपका पोर्न मूवीज का भी अलग अलग, जो डिप्रेशन की बातें हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पैसा खरीद सकता है लेकिन नहीं खरीद सकता। पैसा कंफर्ट खरीद सकता है, सुकून नहीं खरीद सकता। सुकून, क्या जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया, बेईमान नहीं होना चाहिए यार किसी के साथ। ओके। एक आदत जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? भगवान पे भरोसा रखो। आप कहीं भी कुछ भी होते हो, आप साथ में स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलो। धर्म से ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आते हैं। भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है अच्छे नेता की। सफल लोग सबसे अलग काम करते हैं, जो भी काम करते हैं अलग ढंग से करते हैं और लगातार करते हैं जब तक वो पूरा ना हो। मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी या गलत राय पे ना चलूं मैं। ये इनसिक्योरिटी की मैं गलत चला ना जाऊं कहीं पे। चला ना जाऊं। ओके। मतलब मुझे लगता है कई बार ना, बहुत कुछ पाके आप अहंकारी हो जाते हैं और वीगो आ ही जाता है कहीं ना कहीं। मैं भी फील करता हूँ कभी कभी। राइट। तो वो आपके अंदर ना जाए, इसका आपको डर है। वाह, होना चाहिए। असली अमीरी होती है देने में होती है। वाह, भले आप कुछ भी आपके पास में हो, 100 रुपए भी अगर है तो 10 रुपए आप दे रहे हो। तो आप मंदिर में आप गए, मैं देखा एक बार साइकिल पे एक बंदा आया और वो मंदिर में पूजा करके 10 रुपए बाहर दे रहा था भिखारी को। मैं खुले ढूंढ रहा था, तो अभी तो मेरे से वो हुआ। कैसा फील हुआ था आपको उस टाइम? फिर मुझे बड़ा सीखने को मिला। तो उसके बाद फिर कभी आपने ये देखो, याद है मुझे 10 साल पहले की बात। 10 साल पहले की बात। ओके। तब से थोड़ा सा आपके अंदर और ज्यादा भावना आई होगी देने की। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको 1 वर्ड में हमें करना है। एक ऐसा कड़वा सच जो लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हर आदमी बेईमान तो होता ही है। बेईमान होता है, पर वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता है। अब काम चोरी कोई करता, उसको बता दे तू काम चोरी कर रहा है, तो गुस्सा हो जाएगा। हाँ,
बेईमान कोई सब नहीं होते सुनना हैं, चाहता। बस थोड़ा कम होता है, कोई ज्यादा ज्यादा होता है। होता है, सारे ही होते हैं। कौन सी चीज लोग दिखावे के लिए करते हैं? क्या सेवा भी दिखावे के लिए होती है कई बार? होती है। वो सही है वो? नहीं, पर मुझे लगता है कि किसी ने पंखे पे नाम लिखवा रखा है तो पंखा तो दिया उसने, नाम लिखवा ले तू। सही है। तो मुझे किसी चीज में बुराई नजर नहीं आती। ठीक है यार, वो कर रहा है ना, बस करता रहना जरूरी है, कुछ ना कुछ कर, खाली मत बैठ। ऐसी कौन सी चीजें जो स्कूल में सिखाई नहीं जाती भारत में, लेकिन सिखानी चाहिए? कोई एक चीज? स्किल की बहुत ज्यादा स्किल की कमी है, प्रैक्टिकल चीजों की काफी practical कमी है। चीज़। मुझे लगता है कि इंडिया की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है संस्कार और स्किल, वो दे दो। आपका सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन क्या हो सकता है जो मेरे थोड़ा सा बारे में आप कहोगे तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है किसी भी चीज के लिए, देश के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, नेताओं के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए? अब ये बात करता हूँ ना कि हॉस्पिटल में साले गंदे काम होते हैं, लोगों का बिल फालतू बनता है, तो कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो मैं करेंगे अवॉइड इसको करता हूँ। discuss। तो ये वो आपका हो सकता है, ठीक है। 18 साल के युवाओं को एक सलाह। ऑनेस्ट टू सेल्फ, हम है ही नहीं, जो भी काम करते हैं कितना हम अपना देते हैं। एक इंसान किसी भी काम में अपना 100% दे दे और उसको अपना समझ के कर ले, ओनरशिप इज मिसिंग। ओनरशिप लेके काम करना, ये मेरा काम है, चाहे नौकरी हो, काम हो, कोई भी काम हो, घर है, व्यवहार है, हम काम कितना भी कर ले लेकिन ओनरशिप नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या आप कहते हो कि एक्स्ट्रा बिल फाड़ करके थोड़ा सा यहाँ पर हॉस्पिटल में ये चीज की जाती है, क्या आप इस पे कहना चाहते हो? आमतौर पे ऐसा होता है। लेकिन वो तो एक तरह से कमाई के लिए बैठे हुए हॉस्पिटल्स वाले हैं। देखो क्या होता है, आटे में नमक इज वेरी ओके, बट जब आटे से ज्यादा नमक की क्वांटिटी बढ़ जाती है, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। और मैं ठीक करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप ईमानदारी से अपना काम करिए। मैं बोलता हूँ कि आप छिपकली का मगरमच्छ मत बताइए। छिपकली को छिपकली बताने के पैसे ज्यादा ले लो कि मैंने डायग्नोज कर दिया तेरे छिपकली ही है। आप 1000 रुपए की फीस ले रहे हो, 1500 ले लो, 2000 ले लो, लेकिन दवाई का बिल कम बनाओ, टेस्ट का बिल कम बनाओ। हॉस्पिटल में हम बेड पे हैं, डेथ हो चुकी है, 3 दिन वेंटिलेटर पे ज्यादा आपने बढ़ा दिया, वो मत करो। आप अपने काम के पैसे अच्छे लो, जिसके लिए आपने पढ़ाई की है, आप डॉक्टर बने, आपने हॉस्पिटल बनाया, राइट। बट आप किसी को मिसगाइड मत करिए, जो आमतौर पे हम कुछ लोग करते हैं हॉस्पिटल्स में हो रहा है। बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि आपकी सैलरी डिसाइड 3 महीने के बाद होती है कि आप हॉस्पिटल को कितना रेवेन्यू दे रहे हो। ओके। आपकी एक मिनिमम सैलरी तो डिसाइड होती है, लेकिन आप ऑप्टिमम क्या सैलरी मिलेगी वो आपको 3 महीने बाद डिसाइड होती है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, कि आप कितना रेवेन्यू हॉस्पिटल को दे रहे हैं। ओके। तो आई थिंक अनएथिकल वे में कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, तो हमें उससे बचना चाहिए। मैं बहुत मोटिवेट हुआ जब हॉस्पिटल में घूम रहा था। आपका स्टाफ जो है, डॉक्टर्स इतने हम्बल है, इतने सारे पेशेंट सब आपको देखते इतने खुश हो गए, मतलब बहुत बहुत मज़ा आया मुझे आज विजिट करके। और बस इसी तरह से आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, और हमारी भी अगर इसमें कुछ हेल्प लगती तो हम उसके लिए हमेशा रेडी वहाँ पर। देखो मुझे लगता है थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बात बोलनी जरूरी है। जो समाज में बड़े बदलाव आते हैं ना, वो विचारों से आते हैं। जैसे एक आइडिया की सिम की वो थी ना, एक ऐड थी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो एक संदीप महेश्वरी जी ने कुछ विचार बोले, उनसे एक जागरूक जिम्मेदार जवाबदेह दीपक दहिया पैदा हुआ, और आज दीपक दहिया इसी तरीके से और हजारों दीपक पैदा कर रहा है ना। वो तो एक उदाहरण तो हमारे सामने है, हम सब ने देखे हैं चैनल मोटिवेशन के। तो समहाउ कि कितना बड़ा काम हम कर रहे हैं कि एक बीज से, एक विचार के बीज से पेड़ बन रहा है, और उसे लाखों बीज बन रहे हैं। तो ये सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, गुड आइडियाज बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो आप लगे रहिए जी। और यही बात मैंने भी अभी समझी आगे 44 की एज में। तो मेरा भी ये एक प्रयास है कि इस काम से कोई एक पैसा भी भगवान की दया से, ठीक है काम चल रहा है, नहीं करना, लेकिन एक विचारों को गैदर करना है, लेना है आप लोगों से मिलके, और समाज में बटोरना है खूब खूब दोनों हाथों से अपने समय साधनों का। इसकी कोई सीमा नहीं है, विचार की, शब्दों की। आप अभी एक मैसेज एक उस पर डालते हैं सोशल मीडिया पे, यूएसए में बैठा हुआ बंदा 1 मिनट बाद, 1 सेकंड के बाद देख सकता है, सुन सकता है। तो कितनी एक लिमिटलेस। तो आई थिंक ऐसे ही आप काम करते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में नई बातों के साथ में, नई नॉलेज के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।